हेलो। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आई? ओके। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। वेक्टर में मैंने आपको वेक्टर के टाइप बता दिए थे, वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सिखा दिया था। ठीक है, इसमें वेक्टर का एडिशन मैं आपको बता रहा था, है ना। ये वेक्टर का एलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेक्टर एलजेब्रा में वेक्टर एडिशन मैं आपको बता रहा था। तो एक बार मैं फटाफट कल वाला रिवाइज करा दूं आपको। ठीक है, कल वाला मैं रिवाइज करा दूं आपको वेक्टर एडिशन वगैरह का। ठीक है, तो ठीक है, मैंने आपको वेक्टर रिजल्टेंट बताया था कि दो वेक्टर हैं ए और बी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो वेक्टर रिजल्टेंट मैंने निकालना आपको सिखाया था। ये वेक्टर रिजल्टेंट जो था, वेक्टर एडिशन जो था, ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड बताया था मैंने आपको, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा कल बताया था मैंने आपको। यही वेक्टर रिजल्टेंट बोलते हैं, यही वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसमें थीटा आपको बताया था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं। याद हो तो मैंने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों से आपको बताया था। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों से आपको बताया था। ठीक है, यहां पर अगर मैं ट्राइंगल लॉ से आपको याद दिलाऊं, तो ये ए वेक्टर था, इसमें हम लोगों ने बोला था ये होगा साहब बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये दूसरा क्या होगा साहब बी वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर मैंने आपको बताए थे। ये साहब ट्राइंगल लॉ से ए वेक्टर है, ये साहब बी वेक्टर है। ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ से ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ये रिजल्टेंट वेक्टर। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करूं। ठीक है, ये लो साहब। आई थिंक अब तक कनेक्ट हो गए होंगे सब बच्चे। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए और बी के बीच में एंगल थीटा, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ से कल मैंने बताया था, है ना। इसमें ये भी बता दूं आपको कि रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल अगर अल्फा है, ये रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल अल्फा है। ठीक है, तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा? ये टेन अल्फा बराबर होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होगा ए साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, सेम अगर वेक्टर बी का, ये वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर से एंगल बोले, इसको बोल रहा हूं बीटा, ये टेन बीटा। तो टेन बीटा का वैल्यू आता है साहब, उल्टा कर दो, बी की जगह ए की जगह बी। ये होगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। मतलब बड़ा सिंपल है, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल अल्फा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी से एंगल बीटा। तो ये टेन अल्फा और टेन बीटा आपको बता रहा हूं, ये टेन अल्फा और टेन बीटा। ये रिजल्टेंट निकालना मैंने आपको बता दिया था। ये तो मैंने आपको बताया था साहब किससे? ये ट्राइंगल लॉ से। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ में ही बताया था मैंने। ये पैरेललोग्राम बनाते थे तो ये ए वेक्टर बोलते थे, ये बोलते थे अपन बी वेक्टर। तो यहीं पे शिफ्ट करते थे ए से बी के पैरेलल वेक्टर, ये बी वेक्टर। सेम ये ए वेक्टर, सेम ये ए वेक्टर। तो आप देखोगे यहां से ये जो होगा ना, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोल रहे थे वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, तो काम की बात सुन लो भैया, काम की बात सुन लो। ये ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राफ लॉ, ग्राफिकल मेथड है, आंसर यही आते हैं। ट्राइंगल लॉ से निकालो या पैरेललोग्राम लॉ से निकालो, वेक्टर एडिशन का आंसर यही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर ये अल्फा बोले अल्फा, तो अल्फा क्या होगा साहब? रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल। ये बीटा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी से एंगल। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाले फॉर्मूले यही हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं मैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम जो लॉ है ना, इन दोनों से आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अगर दो से ज्यादा वेक्टर है, तीन है, चार है, पांच है, तो यही तरीका काम आएगा। वैसे तो एक पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे अपन, वैसे तो एक पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तीन का निकालना है, चार का निकालना है, तो दो दो करके हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और बताऊं मैं आपको कितना देर हुआ? अभी जस्ट शुरू हुआ है। ये पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर है। टाइम पे कनेक्ट हो जाया करो यार,
ये टाइम पे देखो, बस ये छोटी सी बात कल बताई थी, मैं कल यहीं छोड़ के गया था, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी से एंगल बीटा। ये बस ये दो बातें बताई और ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया मैंने और कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़े। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं आपको। क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं, है ना, नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं तो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके ज्यादा पास आएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है ना तो रिजल्टेंट ए के पास आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है ना तो रिजल्टेंट बी के पास आएगा, ठीक है। रुको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वेक्टर से, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के ज्यादा क्लोज आएगा, ठीक है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट ए के ज्यादा पास आएगा। मतलब मुझे बताइए आज अल्फा ज्यादा होगा कि बीटा ज्यादा होगा, आज अल्फा ज्यादा होगा कि बीटा ज्यादा होगा, आज अल्फा लेस देन क्या मिलेगा, बीटा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड कम है और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो आज बी वेक्टर के ज्यादा पास आएगा, है ना। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट आज बी वेक्टर के ज्यादा क्लोज होगा। तो मतलब इजीली समझ सकते हो आज कौन ज्यादा होगा। आज अल्फा और बीटा में कंपेयर करें तो आज देख सकते हो अल्फा मोर देन क्या मिलेगा, बीटा। और अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये ए बराबर बी, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में रिजल्टेंट दोनों के बिल्कुल पास आएगा, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा। अगर दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा इसका मतलब दोनों से एंगल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब देख सकते हो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आएगा। ये अल्फा और बीटा आपको क्या मिलने वाला है, बराबर। आज अल्फा बराबर बीटा मिलेगा। और सोचो ये पूरा एंगल थीटा था ना, थीटा, तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा, ये θ/2 मिलेगा, है ना। अगर दो वेक्टर के बीच में अगर मैं एंगल बोलता हूं 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो ऐसे केस में आंसर क्या आने वाला है, दोनों से 30-30। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 60-60, मतलब बराबर आएगा सब। चलो अब ये वाला केस बहुत काम आता है अपने फिजिक्स में, ये फिजिक्स में अपन बहुत जगह काम में लेते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, है ना, मैं स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं। यहां पर यहां स्पेशल केस ए बराबर बी, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी के, ये ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी के, इसमें रख दो भाई। इसमें अगर मैं रखता हूं तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ये ध्यान से देखो, रूट ऑफ क्या बोलेंगे साहब, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप देखो यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2a स्क्वायर कॉमन क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2a स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, याद करो। मैंने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बताया था मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा भाई, ये मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे कॉस 2 थीटा के। अब आप खुद देखो इसमें, यहां से क्या है एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यहां से क्या बोलोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक क्लियर है भाई, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें यहां पर देखो, अगर ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा की जगह थीटा कर दूंगा, थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा θ/2। आई थिंक क्लियर हो गया सब, है ना, ये θ/2 बन जाएगा ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू रख दो, ये क्या बनेगा 2a स्क्वायर, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2। आप देखो सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या बनने वाला है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बनने वाला है 2a cos θ/2। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये याद रख लोगे ना, ये कई जगह फिजिक्स में काम आएगी भैया, फिजिक्स में कई जगह काम आएगी। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, है ना। यहां से देख सकते हो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कई जगह काम आएगा। जहां जहां बराबर मैग्नीट्यूड है, जैसे मैं बोलूं कि दो फोर्सेज हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, ठीक है। अब रिजल्टेंट बोलेगा तो ये आंसर ये निकालोगे, ये बोलोगे 2f cos θ/2। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी है ना, आपको वेलोसिटी का एडिशन करना है तो क्या बोलोगे 2v cos θ/2। कोई भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड तो आंसर आने वाला है 2a cos θ/2, ठीक है। चलो और बातें करें थोड़ी सी, ठीक है। यहां पर अच्छा एक और बात बताऊं पहले मैं तुम्हें, यहां पर एक प्रॉपर्टी और बता दूं मैंने, ये तो बराबर वाली बात करी मैंने। अगर मैं बराबर वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कब मैक्सिमम आएगा कब मिनिमम आएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने क्या बोला,
आपने बोला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बोला ना आपने, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप देख रहे हो सब कुछ डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर, इस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये थीटा डिसाइड करेगा कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है। अगर मैं बोलूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, सोच के देखो, अगर 0 डिग्री है मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, आंसर क्या बनेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप ये समझ रहे हैं ये क्या बन गया? ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब ये रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा a प्लस बी। ये रिजल्टेंट का आंसर आपको मिलेगा a प्लस बी। मैं आपको बता दूं ये क्या आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। किस दिन आ रहा है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो a वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा? इसी डायरेक्शन में b वेक्टर होगा। तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा a वेक्टर प्लस कितना? b वेक्टर। ये a प्लस बी, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? a की लेंथ प्लस b की लेंथ। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि साहब एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, अगर 180 डिग्री है तो ऐसे केस में आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा cos 180, समझ रहे हो? और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, -1। ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब समझने लगे हो आप? ये क्या बन गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर a माइनस बी बन जाएगा, a माइनस बी। ये आंसर बन जाएगा a माइनस बी। और मैं क्लियर कर दूं, ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? ये मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये दो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू है। मतलब क्लियर कर लो, मैक्सिमम कब आया? जब दोनों पैरेलल थे। और मिनिमम कब आया? देखो, जब अपोजिट थे। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये a वेक्टर है, तो जहां पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू करोगे ना, तो ये बोलोगे साहब b वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट ये वेक्टर आएगा साहब, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और ये क्या होगा? ये होगा a माइनस बी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कब? जब एंगल 0 डिग्री हो। मिनिमम वैल्यू कब? जब एंगल 180 डिग्री हो। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि आंसर जो आने वाला है वो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आने वाला है। अब एंगल कुछ भी ले लो भैया, मैं वेक्टर एडिशन का आंसर बोल रहा हूं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है? ये भैया a प्लस बी के बराबर भी आ सकता है और a माइनस बी के बराबर भी आ सकता है। अब एंगल का वैल्यू कुछ भी कर लो तुम, है ना, ये थीटा का वैल्यू चेंज करोगे ना तो आंसर इसी रेंज में मिलेगा। ये वैल्यू मिनिमम मिलेगा और ये वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम। मैं आपको पहले ही कहा था, नॉर्मल एल्जेब्रा जो होता है ना, उसमें 2 + 2 4 होता है। लेकिन वेक्टर का जो एल्जेब्रा होता है ना, वेक्टर का जो एल्जेब्रा होता है वो a प्लस बी भी हो सकता है और a माइनस भी हो सकता है। 2 + 2 4 भी हो सकता है और 2 - 2 0 भी हो सकता है। हाँ, ये गारंटी है कि मिनिमम से कम नहीं होगा, ये गारंटी है कि मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। जो भी रेंज होगी वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में ही होगी, है ना। ये क्लियर हो गया सबको? आई थिंक ये क्लियर हो गया। फटाफट कमेंट कर दो, ये मेरी बात पकड़ में आ गई सबको? मेरी बात पकड़ में आ चुकी है? फटाफट बता दें आप, है ना। वेक्टर का रेंज बता रहा हूं मैं आपको, वेक्टर एडिशन में आपको बता रहा हूं। तो वेक्टर एडिशन का जो रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। आई थिंक क्लियर हो चुका है? चलो, बहुत बढ़िया बात। मैं और बताता हूं आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं पहले तो आपको। इस प्रॉपर्टी पर आए हुए अपने एग्जाम में, अपने इस प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बोल रहा है व्हाट कैन बी रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर a एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड दिस न्यूटन एंड दिस न्यूटन। 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इनका रिजल्टेंट? अब तुम्हें पता है कि साहब एक फोर्स है 3 न्यूटन और एक फोर्स है 5 न्यूटन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी साहब 3 + 5 यानी 8 न्यूटन होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी ये 5 - 3 2 न्यूटन होगी। मतलब जो भी आंसर आएगा ना, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 8 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच में आएगा। 2 से कम नहीं आ सकता, है ना, और 8 से ज्यादा नहीं आ सकता। 2 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं, है ना। 2 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं। अब खुद बताओ, है ना। पहला वाला ऑप्शन देखो, ये 8 से ज्यादा बोल रहा है, क्या हो सकता है? क्या ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1, क्या ये 1 से 2 से कम आ सकता है? क्या 2 से कम नहीं आ सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तीसरा बोल रहा है 12, ये देखो 8 से ज्यादा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला बोल रहा है 2 न्यूटन, ये हो सकता है भैया, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 6 न्यूटन, ये भी हो सकता है। अगला क्या बोल रहा है 5 न्यूटन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है 0 न्यूटन, देखो 2 से कम नहीं आ सकता। मैंने कहा ना मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम
मिनिमम होगा F1 प्लस F2, मैक्सिमम होगा मिनिमम वैल्यू F1 माइनस F2, मैक्सिमम होगा F1 प्लस F2। मिनिमम से कम नहीं, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस है, सिंपल प्रॉपर्टी बताई मैंने कि वेक्टर का रेंज क्या होगा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ये एडिशन का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में। चलो और देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। वेक्टर का नाम लेके पूछ रहा हूं, तो फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर का आंसर क्या आ सकता है वो बता रहे हैं अपन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो इस प्रॉपर्टी पर, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो इनमें से किस पेयर में आ सकता है, नेट फोर्स जीरो इनमें से किस पेयर में आ सकता है, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा किस पेयर में नेट फोर्स जीरो होगा। तो मैं क्लियर करूं आपको, देखो देखो यहां पर मैंने आपको कहा ना कोई भी दो वेक्टर पकड़ लो, आंसर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। अब ये देखो 2 और 2 4, 2 4, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब आंसर 2 और 6 के बीच में आ सकता है। 8 देखो 8, क्या 8 यहां पर 2 और 6 के बीच में है क्या, तो यहां कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। मतलब इक्विलिब्रियम का सिंपल प्रॉपर्टी है नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। और नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तीसरा उस रेंज में आ जाए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तीसरा उस रेंज में आ जाए। अब आप देख रहे हो इनका रेंज अगर मैं देख रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू 6, मिनिमम वैल्यू 2, ये इस रेंज में नहीं आ रहा। अगला वाला चेक करो, 12 और 10, 12 और 10 अगर मैं लेता हूं तो भैया इन दोनों का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगा 22 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 न्यूटन। अब चेक करो साहब, ये क्या बोल रहा है, 23 है ना, 23, क्या 23 इस रेंज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अगला वाला चेक करो, अगर मैं ये दोनों ले लेता हूं 1 और 2, 1 और 2, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 न्यूटन। ये 3 इस रेंज में आ रहा है क्या, 3 इस रेंज में आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो ये हो सकता है भैया, ये हो सकता है। ये वाला चेक करो, 8 और 1, अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 9 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगा 7 न्यूटन। ये 9 न्यूटन और 7 न्यूटन, बताइए ये 2 न्यूटन आ रहा है, क्या 2 इस रेंज में है क्या, 2 इस रेंज में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सा फंडा है, इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप निकाल के देख लो, मैक्सिमम मिनिमम, तीसरा उस रेंज में आ रहा है तो किसी ना किसी एंगल पर उसको कैंसिल कर देगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ पाएगा। ये चेक करने का बड़ा इजी मेथड है, मतलब दो को पकड़ लो, कोई भी दो पकड़ लो। अच्छा मैंने पहले 2 ले लिए, मैं चाहता तो बाद के 2 भी ले सकता था ना। रुको रुको, और मन में आता है कि साहब ये पहले 2 लेके क्यों चेक कर रहे हो, कोई भी 2 ले लो ना, ले लो, कोई भी 2 ले लो। चलो मैं ये वाले 2 लेता हूं, अगर मैं ये 2 लेता हूं तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, 12, और मिनिमम रेंज कितनी आएगी, मिनिमम रेंज 4 आएगी। अगर मैं ये वाले 2 लेता हूं तो मैक्सिमम रेंज आएगा 12 और मिनिमम रेंज कितना आएगा, 4। देखो 2 उस रेंज में नहीं है, 2 उस रेंज में नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। अब मन में आता है कि ये वाले 2 लेता हूं, ये 10 और 23 ले लो, मैक्सिमम आएगा 23 और मिनिमम आएगा 13, ये उस रेंज में नहीं है, तो यहां भी नहीं आ सकता। अच्छा ये वाले 2 लेता हूं, या ये वाले 2 लेता हूं तो मैक्सिमम कितना आएगा 5 और मिनिमम कितना आएगा 1, ये देख सकते हो 1 उस रेंज में आ रहा है, 1 उस रेंज में आ रहा है। ठीक है, मैं और बोल दूं, ये देखो इन दोनों को देखें तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 3 और मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है 1, 8 उस रेंज में नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई भी 2 लेके चेक कर लो, तीसरा अगर उसके रेंज में आ रहा है तो इक्विलिब्रियम होगा, वरना इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है साहब। ठीक है, मैं और देता हूं, ठीक है। अच्छा थोड़ा रुको, पहले मैं एडिशन बताया ना मैंने, वेक्टर एडिशन, ऐसे में वेक्टर सब्सट्रैक्शन ही बता दूं, है ना, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी आपको बता दूं। तो भाई ये 2 वेक्टर हैं अपने पास, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ये देखो बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ में ये वाला हमने क्या कहा था, ये हमने वेक्टर एडिशन कहा था, इसको ए प्लस बी कहा था हमने, ए प्लस बी। अब मुझे एडिशन नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन चाहिए। इसके लिए क्या करें साहब, इसके लिए यहां पर देखो बी वेक्टर को मैं जस्ट अपोजिट कर रहा हूं। देखो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये इसका अपोजिट बी इधर आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, ये बन जाएगा साहब माइनस बी वेक्टर, है ना। देखो प्लस बी वेक्टर उधर था, ये था प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या बनेगा माइनस बी वेक्टर। तो ये जो आएगा ना, ये रिजल्टेंट बताएगा किसको, ये रिजल्टेंट बताएगा ए माइनस बी को। मतलब ये रिजल्टेंट आप देख सकते हो, अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं तो ए वेक्टर यहां से होगा माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा आर वेक्टर। ये आंसर क्या आ रहा है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन आ रहा है भैया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन आ गया भैया, ए माइनस बी। अच्छा रुको, यहां भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जैसे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था ना,
ये वेक्टर एडिशन a प्लस बी, यहां पे a माइनस बी बन गया। अब a माइनस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं ना तो बड़ा सिंपल होगा, ये होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले में a और b के बीच में एंगल तुमने थीटा बोला था ना, ये a और b के बीच में थीटा, ये देखो a और b के बीच में थीटा, लेकिन माइनस b से बोलूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस थीटा बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। वो एडिशन वाले फॉर्मूले में रखोगे तो यहां कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला याद रखना बड़ा इजी है ना। एडिशन का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी था आपके पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। बड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन, है ना। फॉर्मूला याद करना भी आसान है ना। वो भाई ये क्या है, बस प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, सिंपल प्लस का क्या हो गया, माइनस। ठीक है, ये मतलब ट्राइंगल लॉ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रूफ तुमसे कोई मांगने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुमसे कोई प्रूफ नहीं मांगने वाला, तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। अच्छा, वो स्पेशल प्रॉपर्टी में फिर याद दिला दूं। अभी मैंने एडिशन की स्पेशल प्रॉपर्टी बताई थी ना, एडिशन में दोनों वेक्टर बराबर हो, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन का भी आंसर बताया था मैंने, ए प्लस बी कितना आता था, अभी प्रूफ करके दिखाया था, ये आता था 2a cos थीटा बाई 2। ये समझ रहे हो भैया, ये 2a cos थीटा बाई 2 ये बहुत जगह काम आएगा। जैसे मैं अगर बोलूं दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, ये f1 बराबर f2 बराबर f, तो आप वेक्टर का रिजल्टेंट बोलोगे ना, ये f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड बोलोगे तो आंसर बोलोगे 2f cos थीटा बाई 2, ये 2f cos थीटा बाई 2। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था मैंने आपको, है ना, ये थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था। चलो अब इसमें सिंपल प्रॉपर्टी एक हाथ साफ कर लो। रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ये 2a cos थीटा बाई 2। बताओ थीटा अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो cos 60 बाई 2 cos 30 होगा, cos 30 होगा, ये बनेगा 2a cos 30। cos 30 कितना होता है, √3 बाई 2, आंसर मिलेगा √3 है, आंसर मिलेगा √3 है। अच्छा, ये 90 आ गया, 90, अगर ये 90 आ गया तो आंसर क्या बोलोगे, ये बोलोगे 2a cos 45, cos 45 1 बाई √2 होता है तो आंसर आएगा √2a। ये 120 बाई 2 60 होगा, ये 2a cos 60, cos 60 1 बाई 2 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मतलब ये वेक्टर का नाम लेके बोल रहा हूं, है ना। ये क्या होगा, ये फोर्स के नाम पे आ जाएगा, कोई भी वेक्टर है उसके नाम पे आ जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री, चलो 180 पे भी आंसर बोल दो, ये बन जाएगा 2a cos 90, और cos 90 जीरो होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये वेक्टर एडिशन तो मैं बता चुका हूं। अब मैं यही वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए बताना चाहता हूं, यही प्रॉपर्टी वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए बताना चाहता हूं। ठीक है, ये बराबर मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैं बोल रहा हूं साहब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो बताइए वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या होगा, a माइनस बी। अब a माइनस बी अभी फॉर्मूला पढ़ा तुमने, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो a और b बराबर रख दिया मैंने। अब a और b बराबर रख के हम सॉल्व करते हैं तो देखो रूट में ये 2a स्क्वायर कॉमन क्या बनेगा, 1 माइनस cos थीटा बनेगा ना, 1 माइनस cos थीटा, ये बनेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब सिंपल देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, ये cos 2 थीटा का वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं तो एक फॉर्मूला आएगा आपके पास कितना, एक फॉर्मूला आपके पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अब तक तो ये cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। गौर करो, यहां 2 थीटा नहीं है, थीटा है, थीटा। अगर इसको थीटा करोगे, थीटा इसको आधा करोगे तो यहां भी आधा होगा ना, ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ये बहुत बार अपने फिजिक्स में फॉर्मूले काम आएंगे भैया, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये याद हो जाने चाहिए। तो आप गौर से देखो, 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या रखूंगा, ये रखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखो यहां से 2 2 4 हो गया, 4 रिजल्टेंट निकालोगे ना तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा आपके पास 2a साइन थीटा बाई 2, ये आंसर आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा 2a साइन थीटा बाई 2। तो ये दोनों चीजें आपको याद कर लेनी है। अगर वेक्टर एडिशन बोलता है मैग्नीट्यूड बराबर है
तो आंसर होगा 2a cos थीटा बाई 2। और वेक्टर सब्सट्रैक्शन बोलता है तो आंसर होगा 2a sin थीटा बाई 2। बहुत जगह काम आएगा ये। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैं आपको वेक्टर का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है ना, ये यहां से r वेक्टर होता है r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और बोलता है कि साहब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इनिशियल और फाइनल का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहां क्या बोलोगे, इसका r का मैग्नीट्यूड जो बोलोगे ना, ये अगर r के बराबर है तो आंसर बोलोगे 2r साइन थीटा बाई 2। आंसर बोलोगे 2r साइन थीटा बाई 2। मैं और एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब ये वेलोसिटी का चेंज निकालना है, चेंज, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल, और मैं कंडीशन दे रहा हूं आपको कि v इनिशियल और v फाइनल का मैग्नीट्यूड बराबर है। v इनिशियल और v फाइनल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो देखो यहां भी चेंज क्या बोलोगे, यहां भी चेंज बोलोगे 2v साइन थीटा बाई 2। मैं क्लियर कर रहा हूं, जहां जहां चेंज आएगा ना, चेंज, वहां आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और जहां एडिशन आएगा ना, वहां क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। जैसे मैं फोर्स बोलूं आपसे, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि साहब फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, मान लिया ये रिजल्टेंट फोर्स बोलता है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, और आपसे बोलता है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है और इक्वल टू F है, तो यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलोगे 2F साइन थीटा बाई 2। अच्छा, यहीं पे अगर एडिशन बोले, एडिशन, ये बोले कि एडिशन बताओ F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, तो ऐसे केस में ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलोगे आप कितना, 2F cos थीटा बाई 2। आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सबको, ठीक है। मतलब जहां एडिशन बोले वहां cos थीटा बाई 2, जहां सब्सट्रैक्शन बोले sin थीटा बाई 2। ये बहुत जगह मैंने काम में ले दिया, देखो काफी जगह मैंने इसका यूज करके दिखा दिया आपको। आई थिंक बात पकड़ में आगे होगी, ठीक है। चलो और देखो साहब, मैं और बताता हूं इसकी प्रॉपर्टी। ये देखो, ये देखो चेंज वाला, ये देखो, ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, है ना। यहां भी स्पीड v है और यहां पहुंच गया तो भी स्पीड v है। ये बोल रहा है a से b के बीच में वेलोसिटी का चेंज बताइए, और एंगल दे रहा है 60 डिग्री, एंगल दे रहा है 60 डिग्री। बताओ फटाफट बताओ, आंसर बताओ मुझे। चेंज है, क्या ले, cos थीटा बाई 2 की sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 की sin थीटा बाई 2, बताइए cos थीटा बाई 2 की sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, सॉरी डिफरेंस है, डिफरेंस। अबे चेंज है, चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज है तो साइन लोगे, साइन। ये चेंज है v फाइनल माइनस v इनिशियल, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो आप बोलेंगे 2v साइन थीटा बाई 2। बताइए साहब थीटा कितना हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया, ये 60 बाई 2 यानी 30 हो जाएगा, और साइन 30 1 बाई 2 होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, v आंसर आ जाएगा, v आंसर v। चेंज है इसलिए साइन थीटा बाई 2, और ये एडिशन होता ना, एडिशन होता तो ये कॉस थीटा बाई 2 आता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस करेंगे, वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन पर और क्वेश्चन करेंगे आज। मैं खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। संडे को जो टेस्ट है तुम्हारा, उस संडे को टेस्ट में बेसिक मैथ्स और वेक्टर आएगा, मेरे वाले पोर्शन से, मेरे वाले पोर्शन से बेसिक मैथ्स और वेक्टर आएगा, है ना। टोटल 22 क्वेश्चंस मेरे पोर्शन से आएंगे। इसमें 12 क्वेश्चन तो बेसिक मैथ्स के आएंगे और 10 क्वेश्चन वेक्टर के आएंगे। 12 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के, बेसिक मैथ्स में जो जो अपन ने पढ़ा, फिजिक्स में जो यूज होता है वो पूरे मैंने एग्जांपल दिए आपको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, अलजेब्रा, लॉग, सीरीज, है ना, ये सारी चीजें, और साथ में वेक्टर के आएंगे 10 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ कर रहे हैं सब। लो एक क्वेश्चन और दिया मैंने, ये 2 वेक्टर के फोटो बना के तुम्हें दिए हुए, ये 2 वेक्टर के फोटो बना के दिए हुए, देखो ये 2 वेक्टर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ये यहां पे एक का पूछ दूसरे का सर, ठीक है। बोल रहा है रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट, बोल रहा रिजल्टेंट बताइए साहब, बोल रहा रिजल्टेंट बताइए। अच्छा पहले तो एंगल बताओ साहब, पहले तो एंगल बताओ, 2 वेक्टर के बीच में एंगल बताइए साहब, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताइए मुझे, फोटो देख के एंगल बताइए, 2 वेक्टर के बीच में एंगल बताइए साहब। पूछ से पूछ या सर से सर के बीच में एंगल, तो यहां से देख सकते हो, ये इसको आगे अगर मैं शिफ्ट करता हूं, ये आगे शिफ्ट करता हूं, तो ये एंगल 120 होगा, 120, अरे 120 होगा, 120। अब यहां पे रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट,
ये रिजल्टेंट निकालोगे तो रूट ऑफ क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस 120 हो जाएगा। बताइए कॉस 120 बोले तो कितना हो गया, कॉस 120 बोले तो माइनस हाफ हो गया, ये माइनस हाफ हो गया तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, ये माइनस हाफ, ये क्या बचेगा, एक 5 का स्क्वायर बचेगा सब, और ऊपर रूट और लग रहा है। तो आंसर क्या बोल दोगे, आंसर 5 बोल दोगे, 5, आंसर 5 बोल दोगे। मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक हो गया सबका। चलो फोटो बने हुए आए हमेशा जरूरी नहीं है, ये फोटो बने हुए आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4, एंगल बताओ एंगल। मतलब आपको बोल रहा है कि एक F1 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, एक F2 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है 4 न्यूटन। बोल रहा है एंगल बताओ, एंगल, एंगल बताओ। चलो करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये एफ आर बराबर, एफ आर का मैग्नीट्यूड बोले तो ये होगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा होता है भाई। ये F रिजल्टेंट होगा 4, ये होगा रूट ऑफ कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, ये 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, ये होगा भाई। और सॉल्व करें इसे तो यहां से स्क्वायर करोगे तो ये 16, ये होगा 4 प्लस 9, ये होगा कितना 3, ये 2 6 और 2 12, ये 12 कॉस थीटा। और सॉल्व करो तो 12 कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये 9 और 4 कितना 13, 16 माइनस 13 तो 3, कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 1/4, कॉस थीटा 1/4, कॉस थीटा 1/4 यानी थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/4। आई थिंक क्लियर है सबको, कॉस इनवर्स 1/4। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे, बस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, दे दूं, हो गया सबका, समय पर्याप्त है ना भाई, मेरे साथ साथ कर पा रहे हो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर पा रहे हो, ओके। चलो अगला लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ये बोल रहा है रिजल्टेंट बताओ और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर 2 न्यूटन, है ना। जैसे एक वेक्टर 2 न्यूटन है, ये ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी न्यूटन है। ये बोल रहा है एक तो ये रिजल्टेंट बताइए रिजल्टेंट, और दूसरा ए वेक्टर से ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बताइए एंगल, ठीक है। ये ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बताइए, एंगल बताइए। अच्छा क्वेश्चन तो साथ साथ कर पा रहे हो ना तुम, नोट्स तो बने बनाए मिल रहे हैं तुम्हें यार, ये नोट्स तो बने बनाए मिल रहे हैं। थोड़ा और समय दूं लिखने को, क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चन में तो अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मतलब तुम चाहते हो नोट्स में क्वेश्चन भी लिखो साथ साथ, ऐसा चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि नोट्स में तुम यहाँ लाइव में नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन पहले लिखो फिर सॉल्व करो, ऐसा ऐसा चाहते हो। समय बहुत लगेगा भाई इसमें, इसमें बहुत सारा समय लगेगा अपना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये लिखा लिखा है मिल जाएगा, तुम नोट्स बनाओ ना, है ना, खाली क्वेश्चन ही लिखने होंगे तुम्हें नोट्स में, और क्या। थ्योरी लिखने का मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, मैं बोर्ड पे जब थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, तुम थ्योरी लिख सकते हो। क्वेश्चंस हैं इनको साथ साथ करते जाओ। चलो चेक करें भाई, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताओ, तो ये होगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस 60, यही हो जाएगा सब। अब कॉस 60 1/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये रूट में कितना मिलेगा साहब 4 प्लस 9 प्लस कितना होगा 6, ये कितना मिलेगा, ये 4 प्लस 9 हो गया आपके पास कितना 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, रूट 19, रूट 19।
√19। अच्छा, अब ये दूसरा अल्फा बोल रहा है, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला बताया मैंने। टेन अल्फा होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ए वेक्टर कितना है साहब, 2 न्यूटन। बी वेक्टर कितना है, 3 न्यूटन। ये रख दो इसमें। ये होगा 3 साइन कितना, 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कॉस 60। अब ये साइन 60 तो कितना हो गया, √3/2। cos 60 कितना हो गया, cos 60 हो गया 1/2। इसको अपन सॉल्व करें तो ये टेन अल्फा बराबर कितना होगा, टेन अल्फा बराबर ये आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ये 7 आ गया, तो अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3√3/7। 3√3/7 अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3√3/7। आ रहा है भाई, पर्याप्त समय दिया मैंने लिखने का यार, बहुत समय दिया, देखो तुम्हें सॉल्व करने का पूरा समय दिया मैंने। हो चुका है, ओके ओके। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ये बोल रहा है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर है, मतलब आर जो है ना वो आर पी और क्यू का रिजल्टेंट है। इसमें बोल रहा है पी क्यू आर जो है उनके मैग्नीट्यूड दे दिए मैंने। बोल रहा है एंगल बताओ क्यू और आर के बीच में, एंगल बताओ क्यू और पी के बीच में। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैंने दिया तुम्हें समय, पढ़ो आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो और करके बताओ। क्वेश्चन में डाटा दे रहा है, पी का मैग्नीट्यूड दे रहा है, क्यू का मैग्नीट्यूड दे रहा है, आर का मैग्नीट्यूड दे रहा है। बोला पी और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में एंगल बताइए, पी और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। आमिर खान पूछ रहा है भैया साइन कब यूज करें, कॉस कब यूज करें। तो बेटा मैंने बताया ना, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और अगर दोनों का एडिशन बोले तो आता है cos θ/2 और दोनों का सब्सट्रैक्शन बोले तो sin θ/2। चलो करें चेक। P + Q बराबर R, इसमें मैग्नीट्यूड दे दिया, P का मैग्नीट्यूड दे दिया इसने, ये P वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 6, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 8, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 10। ये दिया हुआ है देखो, है ना। अब बोल रहा है कि P Q और R में एंगल बताइए, Q और P में एंगल बताइए। तो एक ही प्रॉपर्टी हमें पता है कि साहब R वेक्टर बराबर क्या है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अब मुझे एंगल निकालना है Q और R में, तो इस Q को इधर ले आते हैं साहब। ये होगा R वेक्टर माइनस Q वेक्टर बराबर P वेक्टर। R और Q में एंगल निकालना है, तो यहां पर मैं बोलूंगा मैं R वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे R² प्लस Q² माइनस 2R³ cos थीटा होगा, और ये क्या लिखोगे, P लिखोगे। अब सॉल्व करता हूं तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, ये 10 का स्क्वायर। Q का मैग्नीट्यूड कितना है, 8, ये 8 का स्क्वायर। R का मैग्नीट्यूड 10, Q का मैग्नीट्यूड 8, ये थीटा होगा Q और R के बीच में एंगल, और इक्वल टू P² हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर। आप यहां से सॉल्व कर लो, एंगल आ जाएगा साहब। यहां से क्या मिलेगा, ये मैं प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करके बता रहा हूं। रुको रुको, अभी मैं तुम्हें ट्रायंगल लॉ से भी समझाऊंगा इसे। ये तो अभी मैंने सिंपल किससे निकाला, जो फॉर्मूला हम जानते हैं उससे निकाला। ये हम चाहेंगे तो ट्रायंगल लॉ से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप निकालो इससे, यहां से कितना आया साहब, 2 इंटू 10, 20 इंटू 8, ये कितना आ गया, 160 cos थीटा। ये कितना आएगा, 100 + 64 माइनस 36, ये आ गया आपके पास 164 माइनस 36। ये सॉल्व करोगे 164 माइनस 36 डिवाइड बाय ये 160 cos थीटा, यहां से निकाल सकते हो। ये 4/3 आ जाएगा, 4/3 ये आई थिंक आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। सॉल्व करो कितना आ रहा है, दिया मैंने पूरा मौका दिया, आप सॉल्व करके बताओ मुझे। अरे दो वेक्टर अगर है उनके बीच में एंगल तो यही है, अगर एडिशन होता तो यहां प्लस आया था, सब्सट्रैक्शन होगा तो यहां माइनस आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो मैं सिंपल चलो ट्रायंगल लॉ से ही बता दूं तुम्हें, ये तुम्हें लेंदी लग रहा होगा तरीका, मैं थोड़ा ट्रायंगल लॉ से ही आपको बता दूं। ये बोल रहा है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट कौन है, आर है, साथ में ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा गारंटी से। ये गारंटी से मैं बोल रहा हूं, ऐसे पी है ना, ये अगर एक 90 है तो एक ये होगा। अब इसमें ये P बोल दूं, ये Q बोल दूं, तो ये R बोल दूंगा ना, R। इसमें देखो ये अगर लेंथ 6 है ना, ये लेंथ 6 है, अगर ये लेंथ 8 है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ 10 होगी, 10 है ना। तो इसमें P का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ये 6, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला Q होगा, Q, अरे ये Q होगा, Q, और ये कौन होगा, R होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये Q होगा और ये R होगा, है ना। अब इसमें अगर मैं ऑर्डर सेट करूं तो ये लो, ये ऐसा बोल सकता हूं, ये वेक्टर P होगा। मतलब मैं दोबारा देखो ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन करता हूं आपको, इसको ट्रायंगल लॉ से अपन एक्सप्लेन करें। यहां से एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो एक वेक्टर ये होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा, ये R वेक्टर होगा, है ना। अब ये रिजल्टेंट है, अगर इसको P बोल दें, इसको Q बोल दें, तो ये R होगा। अब ये अगर मैं बोलूं कि 6 है, 6, ये मैं बोलूं 8 है, तो ये 10 होगा ना, 10। अब एंगल बता सकते हो, देखो P और Q में कितना हो गया, P और Q में 90 हो गया, ये ना। ये रिजल्टेंट का इस P वेक्टर से एंगल बता सकते हो। ये R और P में अगर पूछ रहा है तो ये R और Q का मांग रहा है, R और P और Q में तो कितना हो गया, 90, P और Q में 90। अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल से दिख रहा है ना। और बाकी तो आप कुछ भी बोल सकते हो, यहां से 3 4 5 ट्रायंगल आपने सुना होगा, ये 3 होता, ये 4 होता, तो ये 5 होता, ये एंगल 53 होगा, ये एंगल 37 होगा। अब अगर मैं ये Q को एक्सटेंड करूं और R को एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल यहां से 53 होगा ना, 53, ये एंगल 53 होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, और मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व करो। ये मैथमेटिकली कर रहा है ना Q और R, ये Q और R यहां से कर सकते हो, यहां से भी cos थीटा आएगा, और वो फोटो दिख रहा है तो फोटो से भी आंसर आएगा। दोनों तरीके हैं, जो तरीका तुम्हें ठीक लगे। अगर आपको 3 4 5 ट्रायंगल समझ में आता है तो उससे कर लो, वो दिख रहा है फोटो में, नहीं तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला है ही सही। ऐसे ही जब Q और P में पूछेगा ना, Q और P में, तो Q और P के लिए ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ। देखो सिंपल, अगर ये Q और P बोलता है तो मैं क्या बोलूंगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा बराबर R स्क्वायर बन जाएगा। अब ये डाटा रख दो, इससे 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 थीटा आ जाएगा, इससे थीटा आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सिंपल तरीके हैं भाई। वेक्टर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से हो रहा है, अगर ट्रायंगल बना के करना है, ये तो बात क्लिक कर रही है। जो 3 4 5 ट्रायंगल बच्चे जानते हैं उनके दिमाग में, जो 3 4 5 ट्रायंगल जानते हैं ना बच्चे, उनके दिमाग में क्लिक कर रही है। जो नहीं जानते हैं वो सिंपल ये फॉर्मूले से ही करो यार, है ना। अगर 3 4 5 ट्रायंगल नहीं जानते हो तो ये फॉर्मूले से ही करो, ये रिजल्टेंट रख के सॉल्व करो। यहां से सॉल्व करोगे तो ये कितना बन गया, ये कॉस थीटा बराबर कितना बन जाएगा, ये आपके पास R और Q के बीच में, R और Q के बीच में ये 3/5 बन जाएगा, है ना। ये 3/5 तो 53 बोल दोगे, 53 बोल दोगे यहां से, कॉस थीटा 3/5। वो याद है ना 3 4 5 ट्रायंगल बताया था मैंने आपको टिग्नोमेट्री के समय, 3 4 5 ट्रायंगल मैंने आपको बताया था। चलो एक और देता हूं, एक और। अब ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए वेक्टर का 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, उनमें एंगल दे रहा है 60 डिग्री। बोल रहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो। ठीक है, तो अब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो बड़ा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार। ये तो पहले नीट में जैसे क्वेश्चन आते थे वैसा क्वेश्चन हो गया यार। नीट में आते थे ना पहले फॉर्मूला बेस्ड, है ना, इस साल से पहले, ये तो वो क्वेश्चन हो गया। देखो ए कितना हो गया, ए हो गया 4 का स्क्वायर, बी हो गया 2 का स्क्वायर, ई हो गया 4, ई हो गया 2, ई हो गया cos 60। अब cos 60 1/2 होगा ना, ये सॉल्व करोगे तो 16 प्लस 4 प्लस कितना 8, ये रूट के अंदर सॉल्व करें तो रूट 28 हो जाएगा, ये रूट 28, आई थिंक रूट 28, रूट 28। चलो और लो, एक और लो। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस, और एंगल भी दिया हुआ है। आज वेक्टर एडिशन नहीं पूछ रहा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है।
एक बच्चा पूछ रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में टेन अल्फा लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। वो रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो भैया। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो रूट ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। अब ए कितना दिया हुआ है साहब? 5। बी कितना दिया हुआ है? 10। ये 5 इंटू 10, ये कॉस 37 कितना होगा? कॉस 37 4/5। ये सॉल्व करो, 4/5 तो कितना हो गया? ये हो गया 25 प्लस 100 माइनस में कितना मिलेगा साहब? ये 5 से 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 कितना होगा? 80। ये सॉल्व करो भाई, ये आएगा रूट 45। आंसर बोलोगा रूट 45। हाँ भाई, ये सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन माइनस 105 नहीं, रूट 1 रूट 45 आएगा। अगर ये प्लस होता तो कुछ और आता। आ रहा है भाई? आ रहा है? रूट 45। ओके, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत आसान आसान है ना, सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। और लो भाई, ये बोल रहा है कि साहब अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ए और बी का सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है ए और बी के, तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए साहब। ये बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन बराबर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन के। बोल रहा बताइए साहब एंगल बताइए, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहां से ए और बी का मैग्नीट्यूड के बारे में, ए और बी के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कि साहब ये दोनों बराबर है। अब सॉल्व करके देखो, वैसे मैं क्लियर करूं आपको, ये उसी केस में हो सकता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जिस दिन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल। आप सॉल्व करेंगे तो 4ab कॉस थीटा बराबर 0 होगा। अब यहां पर ये तो 0 हो नहीं सकता भाई, ए और बी वेक्टर ही अगर 0 हो गया तो एंगल किसका निकालोगे? तो ये 0 कब होगा? जब कॉस थीटा 0, और कॉस थीटा 0 मतलब थीटा कितना होगा? ये थीटा होगा 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत आसान। आ रहा है? मैक्सिमम बच्चों को आ रहा है, बहुत अच्छा। आई थिंक पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं, सॉल्व करने का पर्याप्त समय दे रहा हूं। अगला लो साहब, ये बोल रहा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और साथ में वेक्टर एडिशन भी इसी के बराबर है। तो ए माइनस बी पूछ रहा है साहब, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ये बोल रहा है साहब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी, ए माइनस बी बताओ। देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल निकाल लो, एंगल। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अगर ए और बी बराबर हो तो ये आता है 2a cos थीटा बाई 2, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और साथ में ये भी किसके बराबर है? ये भी इन दोनों के बराबर है, और इसका वैल्यू ए बोल रहा है, ए मतलब ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो देखो एंगल आ जाएगा, एंगल cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 हो गया, 1/2। अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा बाई 2 कितना होगा? 60 होगा, और थीटा बाई 2 60, तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा 120 डिग्री आ जाएगा, 120, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इधर आ जाओ, ये पूछ रहा है साहब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो ये बोलोगे 2a साइन थीटा बाई 2। मैंने कहा ना वेक्टर एडिशन में कॉस आता है तो उसमें साइन आता है, ये रख दो, एंगल रख दो। ये थीटा कितना आ गया? 120। अब 120 बाई 2 मतलब 60 हो गया, और साइन 60 आपको पता है कितना? √3/2 है। ये 2a इंटू √3/2, ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? आंसर √3 आ जाएगा, √3 आंसर आएगा, √3 है आंसर, √3 है। आई थिंक क्लियर हो रहा है सबको?
बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत आसान प्रॉपर्टी, मतलब इजी इजी क्वेश्चंस है। मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगता है ना। बराबर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालोगे। ठीक है, आई थिंक हो चुका है सबका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है ए कैप प्लस बी कैप, इसका आंसर √3 है। तो बोल रहा है ए कैप माइनस 4 बी कैप का आंसर निकालो, है ना। अच्छा, ए कैप का मतलब समझते हो ना, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बी कैप का मतलब समझते हो ना, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, बताइए। देखो, पहला वाला जो डाटा दिया है इसका यूज करके आप एंगल निकाल सकते हो। एंगल, इसका यूज करके आप एंगल निकालो, ए और बी के बीच में एंगल आ गया ना, तो वो एंगल यहां यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। लो, हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, अब करो फटाफट। पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं, बहुत समय दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, चेक करो, चलो हो गया समय समाप्त। अब यहां से आ जाओ, ए कैप प्लस बी कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिख रहा है आपको और एडिशन है, तो मैंने आपको बताया ना क्या आएगा, 2a cos थीटा बाई 2 आएगा। ये 2a cos थीटा बाई 2 का वैल्यू √3 हो गया और a का वैल्यू कितना है, 1 है। अब बताओ साहब, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू √3 बाई 2, तो थीटा बाई 2 कितना मिलेगा, ये 30 डिग्री मिलेगा। तो थीटा कितना आएगा, थीटा 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। अब यहां आप यूज कर सकते हो, यहां इस 60 डिग्री को आप यूज कर लो। क्या बोलोगे साहब, ये बोलोगे ए कैप माइनस 4 बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो रूट ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस 4 बी कैप का स्क्वायर, ये क्या होगा, -2, ये ए कैप का मैग्नीट्यूड 4 बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ऐसा होगा ना भाई। अब आप देखो यहां से, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये 1, ये 4, तो ये -8, और ये cos 60 हो गया, cos 60 कितना होगा, cos 60 1/2 होगा। अब सॉल्व करें तो कितना हो गया, 16 + 1, ये √17, माइनस क्या होगा 4, आंसर आ जाएगा √13, आंसर आएगा √13, आंसर आएगा √13। सिंपल वेक्टर की प्रॉपर्टी पर एडिशन सब्सट्रैक्शन के अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। वो यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो तुम सबको पता है मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहां से क्या होगा, ये यहां पर वेक्टर का एडिशन है ना, एडिशन, ये वेक्टर एडिशन है, इसलिए क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, कॉस। यही वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता तो यहां में क्या ले रहा होता, साइन ले रहा होता। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तो नहीं दिख रहा, तो ऐसे निकालोगे। अगर यही बराबर होता तो सीधे सीधे क्या बोल देता मैं, 2a sin थीटा बाई 2 बोल देता। अगर सीधे सीधे बराबर है तो 2a sin थीटा बाई 2 बोल देता। आई थिंक कौन से पकड़ में आ रहा है। हाँ भाई उत्सव कुमार, पढ़ना है तो बेटा पढ़ ले यार, क्वेश्चन के जवाब तो दे नहीं रहा तू यार, क्वेश्चन के जवाब तो दे दे यार। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके जवाब नहीं दे रहा, तू बोलता है नाम ले दो, मेरा नाम ले दो। तो तू क्वेश्चन का जवाब देगा देगा तभी तो नाम लूंगा मैं। ठीक है, आओ और देता हूं मैं, थोड़ा सा और देता हूं। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ये दो, एक वेक्टर है ए और बी, ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है ना परपेंडिकुलर टू ए है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब बोल रहा है एंगल बताओ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच का एंगल बताइए, एंगल बताइए ए और बी के बीच का। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ये बोल रहा है एंगल बताइए साहब। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसका ट्राइंगल लॉ से एक्सप्लेन कर दूं, ट्राइंगल बना दूं, फोटो बना दूं, और एक सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने वो tan अल्फा वाला, है ना, एक tan अल्फा वाला। मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि ये वेक्टर ए है और रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो गारंटी से बी वेक्टर ये होगा ना यार, गारंटी से बी वेक्टर ये होगा, तो ए और बी के बीच में ये एंगल होगा थीटा।
ये एंगल होगा थीटा। तो आप देख सकते हो ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है आपको, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब आपको इस ट्राइंगल को, अगर मैं ये ट्राइंगल बोलूं, ये एंगल बोलूं, तो बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? बेस और हाइपोटेनियस आएगा कॉस थीटा में। तो आप देखो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन बी बोलोगे। और आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा। ये माइनस कॉस थीटा ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ये थीटा का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी। ये थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, ये थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस ए बाई बी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने तुम्हारे सामने ट्रायंगल लॉ से फोटो बना करके आंसर निकाला। ये फोटो बना करके आंसर निकाला। अब रुको रुको, अगर वो तुम्हें फॉर्मूला याद है तो टेन अल्फा वाले फॉर्मूले से भी आंसर बना सकते हो, है ना। मैंने बताया था ना, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा कितना दिया हुआ है? ये अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और आपको पता है ये इनफाइनाइट को लिख सकता हूं 1/0। ये 1/0 लिखूंगा तो देखो आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0। तो देखो कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाई बी, सेम आंसर है। फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है। अगर आप ट्रायंगल लॉ लगा पा रहे हैं, फोटो बना पा रहे हैं, तो मैंने फोटो से भी आंसर निकाल दिया। और नहीं तो फॉर्मूले में आपको याद करवा ही रहा हूं ना यार। ठीक है, मैंने आपको सिंपल से फॉर्मूले बताए हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी से एंगल। ये उससे भी मैंने कर दिया। ये देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, ये इससे भी मैंने निकाल दिया। दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा है सबको। चलो मैं और देता हूं। मैं अब लिखता हूं क्वेश्चन, मेरे हाथ से लिखता हूं, है ना। बच्चे बार बार बोले साहब कि नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलता है। वैसे तो पर्याप्त मौका यार, क्वेश्चन है यार। जब कोई इतना समय थोड़ी दूं, क्वेश्चन भी लिखो तुम। अगर लिखते हो तो चलो लिखो, मैं क्वेश्चन लिखने का मौका देता हूं। एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है साहब? यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने क्या किया, दो वेक्टर हैं पी और क्यू। ठीक है, मैं लिखता हूं, चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P and Q, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P and Q इज R। ये R है भैया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q बिकम्स डबल कर दिया, डबल, देन resultant becomes perpendicular to the vector P, find out value of R। ये लो, R का वैल्यू पूछ रहा है साहब, R का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। लिख दिया मैंने, क्वेश्चन लिख दिया, पूरा स्क्रीन पे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। मैं क्वेश्चन समझा दूं। P और Q का रिजल्टेंट R है। ये बोल रहा है P और Q का रिजल्टेंट R है। अब बोल रहा है कि Q का मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q बिकम्स डबल। तो ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वो P वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट P वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए ये R का मैग्नीट्यूड बताइए। वे आमिर खान बेटा, तू लेट क्लास ज्वाइन कर रहा है, फिर बार बार वही एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक बार फाइनल दोबारा सुन ले। मैं 2 बार 3 बार पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वेक्टर एडिशन करते हैं ना, a प्लस बी, तो वो लिखते हैं 2a cos थीटा बाई 2। और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो वो लिखते हैं 2a sin थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2। ये मैंने बताया, थ्योरी में बताया, तू शायद लेट ज्वाइन किया होगा तने,
इसे तू बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं? ये लो, देख लो पिछला वाला क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है साहब? ये बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है साहब। तो मैंने फोटो बना के भी बताया, फॉर्मूले से ही बताया, है ना। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये तुम याद रख सकते हो चाहो तो। ये 10 अल्फा वाले को फॉर्मूले से ही बताया। अब ये क्वेश्चन दिया है मैंने, देखो, है ना। अभी ये लो, स्लाइड नहीं है, ये मैंने अपने हाथ से लिखा क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। अगर मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, क्यू के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, तो ये बोलता है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाता है पी के। रिजल्टेंट पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बोला आर का वैल्यू बताइए। आई थिंक पर्याप्त समय दे दिया। मैं कर दूं क्वेश्चन? मैं कर रहा हूं, देखो, मैं इसको फोटो बना के करता हूं। देखो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ठीक है। अब जिस दिन आपने क्यू को डबल कर दिया, उस दिन रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो गया ना। ये देखो, रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा 2q। ये वाला वेक्टर 2q होगा, 2q। क्यू नहीं होगा, तो क्यू तो यहीं तक कहीं होगा। अच्छा, तुमने क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल किया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो क्यू की डायरेक्शन यही रही होगी, तो 2q की डायरेक्शन भी तो यही होगी ना। तो पहले वाला रिजल्टेंट ये रहा होगा, ये पहले वाला जिसको आर बोल रहे हैं ना, आर, वो आर ये रहा होगा। ये तो कोई नया रिजल्टेंट है, नया रिजल्टेंट। क्वेश्चन समझो भैया, मैं फिर से बोल रहा हूं, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। अब आपने क्या किया? आपने क्यू का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, तो भैया पहले क्यू था, अब क्या बन गया? अब 2q बन गया, 2q। तो देख सकते हो ये 2q हो गया। अब ऐसा करने पर रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो, ये रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर हो गया। कौन सा वाला रिजल्टेंट? नया वाला। ये बोल रहा है कि पहले वाला रिजल्टेंट बताइए, ये आर बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मुझे एक बात क्लियर करो, मुझे एक बात क्लियर करो, जो एंगल पी और क्यू में होगा वही तो एंगल पी और 2q में होगा ना। और अभी अभी मैंने 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी बताई। अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो यहां पर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाया है। ये cos थीटा बराबर माइनस ए अपॉन बी होता है साहब। ये cos थीटा बराबर क्या होता है? माइनस ए अपॉन बी। तो बताइए साहब, यहां पर मैं बोल सकता हूं cos थीटा बराबर माइनस ए अपॉन बी, मतलब पी अपॉन क्यू हो जाएगा, पी अपॉन 2q। जो p और 2q में एंगल है वही तो एंगल p और q में होगा ना। अब बताइए साहब, रिजल्टेंट किसका है? p और q का। क्या बोलोगे? आप बोलोगे p प्लस q का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये cos थीटा इसमें यूज कर लो भैया, ये cos थीटा इसमें यूज कर लो। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये p इंटू क्यू, cos थीटा आ गया माइनस p बाई 2q। ये देखो 2q कैंसिल, सॉल्व करोगे तो q आ गया q। रिजल्टेंट का आंसर कितना आ गया? q आ गया q। ये cos थीटा का वैल्यू है माइनस p अपॉन 2q। मतलब ये देखो, मैंने अगर ये स्टैंडर्ड पिछले क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी तुम्हें याद रह गई तो बहुत बढ़िया। अगर रिजल्टेंट किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो आंसर आता है थीटा बराबर cos थीटा बराबर माइनस ए अपॉन बी। अब यहां पर क्या है? यहां पर रिजल्टेंट, यहां पर देखो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करा मैंने, cos थीटा आ गया माइनस पी अपॉन 2q। ये बोल रहा है कि ये p और q का रिजल्टेंट आर है, आर का वैल्यू बताओ। देखो सॉल्व करोगे तो आर बराबर क्यू आ गया, आर बराबर क्यू। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ चुका है। ठीक है, एक और दूं क्वेश्चन, एक बार और बता दूं, एक बार और सुन लो, जल्दी से सुन लो, जल्दी से सुन लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि p और q का रिजल्टेंट r है, तो ऐसा ही लिखोगे ना, ये p और q का रिजल्टेंट लिखोगे रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मतलब मुझे एंगल चाहिए p और q के बीच में, p और q के बीच का एंगल चाहिए। वो एंगल निकालने के लिए इसने क्या बोला? इसने बोला कि जैसे ही हम q को डबल करते हैं, q को डबल करते हैं, मतलब पहले वेक्टर यहां तक था, अब उसको डबल कर दिया, मतलब ये हो गया, तो रिजल्टेंट p के परपेंडिकुलर हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब आप एंगल देखोगे तो ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90। अब 90 डिग्री वाले केस को अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करके बताया मैंने, मैं दोबारा सॉल्व कर सकता हूं। मैं क्या बोलूंगा? 1090 बराबर क्या था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या बोलोगे? 2q यहां से साइन थीटा अपॉन a प्लस बी, p प्लस 2q कॉस थीटा, ये होगा। और 1090 आपको पता है इनफाइनेट, इनफाइनेट 1/0 होगा, तो देखो cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस p अपॉन 2q आ रहा है। ये उठा के यहां रख दो, ये cos थीटा उठा के यहां रख दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये cos थीटा यहां रख दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिना ट्राइंगल के करो तो ये लो, ये बिना ट्राइंगल के हो गया, मैंने ट्राइंगल यूज ही नहीं किया।
ये मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी वो tan अल्फा वाली, इससे cos थीटा निकाल लिया, ये cos थीटा यहां रख दो, आंसर आ गया। आई थिंक कर पा रहे हो सब। चलो एक क्वेश्चन और दूंगा मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और लो। ठीक है, ये बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड दे रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज 8 यूनिट, है ना, ये रिजल्टेंट 8 यूनिट है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं साहब, मैं एक एक बात लिख रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं, ऐसे मत बोलना समय नहीं दे रहा हूं। ठीक है, वैसे टीचर को पता है कि कहाँ समय देना होता है, कहाँ नहीं देना होता है। जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा, उसमें क्या समय दूं तुम्हें, वो तो बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो रहे थे, वो तो आंखों आंखों में क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, तो यहां चलो मैं लिख रहा हूं, एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज 8 यूनिट, ये 8 दे दिया साहब। साथ में बोल रहा है एंड वेक्टर एडिशन एंड सम ऑफ वेक्टर, ठीक है, एंड सम ऑफ वेक्टर इज 16 यूनिट, 16 यूनिट है, सम ऑफ वेक्टर 16 यूनिट है। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर 16 यूनिट है, समझ रहे हो मेरी बात। मैग्नीट्यूड तो दे रहा है 8 यूनिट और उसका सम दे रहा है 16 यूनिट। इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर, find out magnitude of both vector, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए साहब। सूरज यादव बेटा आंसर भी दे दे यार, सूरज आंसर भी दे दे यार, आंसर भी दे दे। तो बोले तो ये टॉपिक भी अपन वहीं करवा लेते हैं। इसको ब्लॉक कराओ, ये सूरज यादव को। हाँ भाई, पर्याप्त समय दिया मैंने, पर्याप्त समय दिया भाई, चेक करें। ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ये दो वेक्टर मान लो ए और बी, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है 8 यूनिट, और इसमें दोनों वेक्टर का जो सम दे रहा है, सम ये कितना दे रहा है साहब 16 यूनिट दे रहा है ना। साथ में एक लाइन और बोल रहा है कि रिजल्टेंट इनमें छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट इनमें छोटे वाले के परपेंडिकुलर है ना, रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो मैं इसको ट्राइंगल लॉ से भी कर सकता हूं। यहां से मान लो एक वेक्टर है ए, ये छोटा वाला है, तो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरा बड़ा वाला ये बी होगा ना, बड़ा वाला बी, है ना। अब देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, इसने बोला कि ये परपेंडिकुलर है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 8 बोल रहा है, और इन दोनों का सम 16 बोल रहा है। अगर मैं ये लेंथ x मान लूं तो ये लेंथ 16 - x होगी ना, 16 - x, ये लेंथ होगी 16 - x। तो आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आप देख सकते हो क्या बोलोगे, 16 - x² = 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व कर लो। ये 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा 32x इक्वल टू 256 माइनस 64, है ना। ये 256 माइनस 54, ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। देखो x अगर 6 आ गया तो दूसरा क्या है, ये 16 माइनस एक्स है ना, ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10। ये 16 माइनस एक्स 10 आ जाएगा। मतलब बड़ा सिंपल, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लगाया मैंने और कुछ नहीं लगाया। सिंपल एक प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूले से भी करो, ये मैंने को ऑप्टिमम मेथड बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं जिससे एक लाइन में आंसर आएगा। अगर मैं फॉर्मूले से करके जाऊंगा ना, सोचो पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं फॉर्मूले से करने जाऊंगा ना तो यहां पर ना तो मुझे ए पता, ना बी पता, ना इन दोनों के बीच में एंगल पता। 3 वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब बनानी नहीं पड़ेंगी, बना के सॉल्व भी करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब 3 इक्वेशन कहां से बनाओगे, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। एक तो फॉर्मूला ये लगाओगे। दूसरा वो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, है ना। ये 2 फॉर्मूला लगाओगे, उनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ये सूरज यादव को ब्लॉक ही करवा दो यार, है ना, ब्लॉक ही करवा दो। ये क्वेश्चन के जवाब देता नहीं है ना, बीच बीच में कमेंट करता है, फालतू के कमेंट करता है ना। एक तो 3 बार चीज़ें पूछता है, वही चीज़ें समझा दो तो फिर दोबारा पूछता है, फिर वही चीज़ें समझा दो दोबारा पूछता है। ये थोड़ा तेरे घर के लिए भी होमवर्क रखना यार, है ना। अगर तू सुन नहीं पा रहा है तो रिकॉर्डिंग मिल तो रही है तेरे को, रिकॉर्डिंग मिल रही है, उस रिकॉर्डिंग से देख ले यार। बाकी डिस्टर्ब तो मत कर यार, तू बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है यार। ठीक है, चलो आओ। चलो आगे बढ़े भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, मैं और बताना चाहता हूं। हो गया क्वेश्चन तो हो गया, इन क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, इन क्वेश्चंस को एक बार ढंग से देख लेना। और क्या नाम है, मॉड्यूल दिया है मैंने, मॉड्यूल का होमवर्क करना। मैंने मॉड्यूल में तुम्हें बिल्कुल पूरे टॉपिक वाइज लिख करके शेयर किए कि किस टॉपिक कौन से क्वेश्चन है, एडिशन के कौन से हैं, टाइप ऑफ वेक्टर के कौन से हैं, सब्सट्रैक्शन के कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन के कौन से हैं। पूरा होमवर्क मैंने मॉड्यूल का दिया हुआ है तुम्हें, है ना। चलो मैं कुछ बातें और बताता हूँ। कल हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, कल हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा था। उस पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको बताया था साहब कि 2 डायगोनल आते हैं, है ना। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं, मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोबारा बताना चाह रहा हूं। तो पहला मैं एंगल ले रहा हूं एक्यूट, थीटा लेस देन 90। देखो एक वेक्टर है साहब ये ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है साहब बी वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो देखते पता लग रहा है ये एक्यूट है। अब पैरेललोग्राम जब बनाओगे तो यहां से क्या लोगे, ये एक बी वेक्टर लोगे, बी वेक्टर, और ये क्या लोगे, ये लोगे ए वेक्टर, ये लोगे ए वेक्टर लेंगे भाई। तो इसमें देखो एक जो डायगोनल दिख रहा है ये वाला, ये डायगोनल दिख रहा है, ये वेक्टर के रिजल्टेंट को शो कर रहा था। मैं आपसे कह रहा हूं ये वेक्टर का एडिशन बताएगा। और ये जो दूसरा डायगोनल दिख रहा है ना, दूसरा डायगोनल, ये वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को बताएगा। मतलब मैं आपको कह रहा हूं ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये बताएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, और ये बताएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। देखो ट्रायंगल लॉ से देखोगे तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ये आर वेक्टर होगा ना, तो ये वेक्टर एडिशन को बताएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल में, तो देखो ये ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखोगे ना, मतलब आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या बन जाएगा, ये R2 वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब क्या बता रहा है, ओवरऑल वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को बता रहा है ना साहब, ओवरऑल वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को बता रहा है। रुक जाओ, सिंपल प्रॉपर्टी बता दूं। अगर एक्यूट एंगल है 2 वेक्टर के बीच में, तो पैरेललोग्राम जब बनाओगे ना तो उसका बड़ा वाला डायगोनल बताएगा वेक्टर के एडिशन को, और छोटा वाला डायगोनल बताएगा वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को। मतलब की बात समझ लो, यहां पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से।
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ऑब्ट्यूस है, ये थीटा मोर देन 90 है, थीटा मोर देन 90, देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है और एंगल मोर देन 90 है, देखो ये देखो ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे ना, देखो ये एंगल मोर देन 90, थीटा मोर देन 90। अब पैरेललोग्राम बनाते समय इसके पैरेलल ये वेक्टर बनाओगे बी और इसके पैरेलल ये वेक्टर क्या बनाओगे साहब, इसके पैरेलल वेक्टर बनाओगे ए। अब आप देख सकते हो एक डायगोनल ये आ रहा है, ये छोटा वाला, और एक डायगोनल आ रहा है ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। मैं आपको बता दूं आज छोटा वाला जो डायगोनल है ना, ये बताएगा एडिशन को। देखो इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ोगे तो क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बराबर होगा साहब ये R1 वेक्टर। मतलब R1 वेक्टर क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेक्टर के एडिशन को। ठीक है, सेम ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, इसमें बोलोगे ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर क्या होगा, बराबर होगा बी वेक्टर। मतलब आप बोल रहे हैं बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो ध्यान से देखो R2 वेक्टर क्या बता रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को बता रहा है। मतलब काम की चीज पे आ जाओ साहब। आज बड़ा वाला डायगोनल किसको बता रहा है, आज बड़ा वाला डायगोनल बता रहा है वेक्टर के सबट्रैक्शन को, और छोटा वाला डायगोनल किसको बता रहा है, ये छोटा वाला डायगोनल बता रहा है वेक्टर के एडिशन को। तो काम की बात सुन लो भैया, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है, दो वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, तो पैरेललोग्राम में बड़ा वाला डायगोनल बताएगा वेक्टर के सबट्रैक्शन को, छोटा वाला डायगोनल बताएगा वेक्टर के एडिशन को। और अगर एंगल एक्यूट है तो बड़ा वाला वेक्टर एडिशन और छोटा वाला वेक्टर सबट्रैक्शन। मतलब ये बात पकड़ में आ गई होगी, आज वेक्टर एडिशन है ना, ये वेक्टर सबट्रैक्शन से क्या होगा, कम होगा, है ना। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो भैया, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, तो उनका जो एडिशन और सबट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर एडिशन हमेशा वेक्टर सबट्रैक्शन से बड़ा ही होगा। दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है ना तो बड़ा होगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है ना तो छोटा होगा। ठीक है, देखो नॉर्मल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में यही फर्क है। नॉर्मल अलजेब्रा में आप क्या बोलते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या है, बड़ा है। लेकिन वेक्टर के अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। वेक्टर के अलजेब्रा में ए प्लस बी ए माइनस बी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये पैरेललोग्राम लॉ से मैं प्रूफ कर रहा हूं। अच्छा, मैं चाहूंगा तो वेक्टर रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकता हूं। अगर मैं वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम्हें दिखाऊं तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला बोलते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है भैया, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब रुको, अगर ये एंगल एक्यूट है तो ऐसे केस में थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा cos थीटा प्लस आएगा, cos थीटा प्लस आएगा तो ये वैल्यू प्लस रहेगी, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। तो समझ सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन यहीं पे एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, एंगल ऑब्ट्यूज, ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, तो ऐसे केस में cos थीटा नेगेटिव आएगा ना, और cos थीटा नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो समझ सकते हो वेक्टर सबट्रैक्शन वेक्टर एडिशन से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो काम की बात सुन लो, अगर ये नॉर्मल अलजेब्रा और वेक्टर के अलजेब्रा में डिफरेंस है। वेक्टर अलजेब्रा में ए प्लस बी ए माइनस बी से ज्यादा भी हो सकता है और ए प्लस बी ए माइनस बी से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। अगर एंगल 90 से कम है तो ए प्लस बी क्या होगा, ज्यादा होगा, और एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो ए माइनस बी ज्यादा होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, अब दिमाग में आती है कि साहब यहां मैं बोल रहा हूं कि साहब एंगल 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है, ए और बी के बीच में एंगल 90, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, ये बनाओगे ए वेक्टर, ये बनाओगे बी वेक्टर, तो इसके पैरेलल में बी वेक्टर ऐसा बनाओगे और इसके पैरेलल में ए वेक्टर ऐसा बनाओगे। मतलब आज आप देख सकते हो दो डायगोनल आपको बराबर बराबर दिखेंगे, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है वेक्टर एडिशन a प्लस बी, और R2 वेक्टर क्या है, ये है वेक्टर सबट्रैक्शन a माइनस बी या b माइनस ए। मतलब कुल मिला के मुझे बताओ, फोटो देख के बताओ, ये दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर है कि नहीं है, ये दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर है। मतलब आज क्या बोलोगे, आज बोलोगे a प्लस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको, थोड़ी देर पहले प्रूफ करके दिखाया था a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो तो दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, a और b के बीच में एंगल 90 होता है। आज ही प्रूफ किया हमने।
है ना, बोलो तो फिर मैं मैथमेटिकली दिखा दूं आपको। अगर मैं a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे ना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बोलोगे, cos 90। और अगर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलोगे तो क्या बोलोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। और cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे भी आंसर आ रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बात कंक्लूड कर रहा हूं, फिर से कंक्लूड कर रहा हूं। अगर वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल एक्यूट है तो एडिशन, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्सट्रैक्शन से क्या होगा, ज्यादा। ए और बी के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो वेक्टर एडिशन कम होगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन ज्यादा होगा। और एंगल अगर 90 डिग्री है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। आई थिंक बात क्लियर आ गई, समझ में आ गई होगी। ये बातें थ्योरेटिकल बना के भी पूछते हैं, न्यूमेरिकली तो तुम सब इस फॉर्मूले से निकाल दोगे। ये न्यूमेरिकली एंगल कुछ भी हो, एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो, सब इस फॉर्मूले से बना दोगे, है ना। ये पैरेललोग्राम लॉ से मैंने बताया, थ्योरेटिकल पॉइंट बना के पूछेंगे आपसे। चलो मैं पॉइंट बोलता हूं, आप मुझे जवाब देने की कोशिश करना। क्या है, बच्चे ज्यादातर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स में अटक जाते हैं। मैं थ्योरी वाले कुछ कुछ पॉइंट बोलता हूं, मुझे जवाब देना, रिप्लाई देना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम में मेजर डायगोनल क्या बताएगा और माइनर डायगोनल क्या बताएगा, मेजर डायगोनल क्या बताएगा और माइनर क्या बताएगा, जवाब दीजिए। मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल, किससे एडिशन और किससे सब्सट्रैक्शन? बिल्कुल सही, मेजर से मिलेगा आपको एडिशन और माइनर से मिलेगा आपको सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एंगल ऑब्ट्यूज है तो मेजर डायगोनल बताएगा सब्सट्रैक्शन को और माइनर डायगोनल बनाएगा एडिशन को। सेम अगर एंगल 90 डिग्री है तो दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी, बराबर, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको, जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब थ्योरी वाले पॉइंट पहचानने लगे हो तो बात आगे बढ़ाएं साहब। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन सब बना के दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब अभी तक हम आंसर निकाल रहे थे किसका, दो वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे थे, है ना। ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, फिजिक्स में अपन कई जगह काम में लेते हैं, है ना। नॉर्मली जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकलवाते हैं अपने से, है ना। आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो, वहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकलवाते हैं अपने से, तो वहाँ भी वेक्टर की यही प्रॉपर्टी काम आती है। हालांकि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, 4 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, इसी प्रॉपर्टी से अपन आंसर बना लेते हैं। फिर भी 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए एक लॉ आता है साहब, ये पॉलीगन लॉ, एक पॉलीगन लॉ। ये किसके लिए काम आएगा साहब, ये आएगा मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए, है ना। अब 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए क्या करना है, जैसे जहां पहला खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू करो। मतलब पहले का सर दूसरे की पूछ, फिर दूसरे का सर तीसरे की पूछ, फिर तीसरे का सर ये चौथे की पूछ, मतलब सिंपल यही बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फाइनल पॉइंट बनेगा ना और जो इनिशियल पॉइंट बनेगा, इसको पकड़ के मिला दो, ये बताएगा इन वेक्टर के रिजल्टेंट को। मतलब एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये पॉलीगन लॉ से क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मतलब बड़ा आसान प्रॉपर्टी है। ये क्या करना है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का, 2 से ज्यादा वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने में काम आएगा, 2 से ज्यादा वेक्टर के रिजल्टेंट में काम आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है जो काफी हमारे फिजिक्स में काम आती है, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता दूं, है ना। इसमें देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें यहां पर पॉलीगन है, देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी, ये यहां पर ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, और घूम करके वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए। देखो डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन, तो इन सबका सम क्या मिलेगा, इन सबका सम 0 मिलेगा। अच्छा, डी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या बोलते, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर डी वेक्टर। अभी वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए तो हम इन चारों इनका सम क्या बोलने वाले हैं, 0। मतलब आसान भाषा में बोलूं, पॉलीगन लॉ से मैं तुम्हें आसान भाषा में एक बात बता दूं, अगर पॉलीगन बन रहा है तो पॉलीगन की साइड के अलोंग जितने भी वेक्टर हैं, वो ट्राइंगल है, वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, अरे वो पेंटागन है, वो हेक्सागन है, अरे वो ऑक्टागन है, फाइनली जहां से चले हो घूम के वहीं आओगे तो उन सबका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उन सबका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी है ये ट्राइंगल में अप्लाई करके दिखाई मैंने,
ये देखो ट्रायंगल में ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो तीनों का सम क्या होगा? 0। ये प्रॉपर्टी में मैं स्क्वायर में बोल सकता हूं। मैं यहां पर ये लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये लो। यहां भी आंसर क्या बोलोगे? यहां भी आंसर क्या बोलोगे? 0 बोलोगे, 0। ये ए प्लस बी प्लस सी, मैं पेंटागन में बोल सकता हूं, ये पेंटागन है। ये लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। यहां भी आंसर क्या बोलोगे? ये ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस डी प्लस ई, इन पांचों का सम क्या मिलेगा? 0। तो सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, अगर पॉलीगन की साइड के अलोंग वेक्टर्स हैं तो उन सब का सम क्या मिलने वाला है? 0। वो हेक्सागन हो, वो पेंटागन हो, वो ऑक्टागन हो, वो ट्राइंगल हो। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, है ना? ये फिजिक्स में यूज करते हैं अपन। मैं और बताऊं आपको, ठीक है? अब एक मैं सिंपल बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अगर n इक्वल वेक्टर्स हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, और उनके बीच में एंगल है 2π/n, है ना? 2π/n मतलब वो 360/n, हमेशा रिजल्टेंट 0 आएगा, हमेशा रिजल्टेंट 0 आएगा। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोप्लेनर है, कितने हैं? n है, n है, और उनके बीच में एंगल है 2π/n, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 0। रुको मैं क्लियर करता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, कई जगह काम में लेते हो। अगर मैं बोलूं कि n बराबर 2 है, यानी कितने दो फोर्स हो गए, मतलब मान लिया 2 फोर्स हो गए बराबर मैग्नीट्यूड के, इनके बीच में एंगल कितना होगा? एंगल होगा 360/2। 360/2 मतलब कितना होगा? 180। अब खुद सोच के देखो, 180 डिग्री पर 2 फोर्स लगाएं, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये देख सकते हो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, और एंगल कितना है? 180। समझ सकते हो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट 0 आएगा ना। ये टग ऑफ वार, ये एफ से उधर खींचा, एफ से इधर खींचा, आंसर क्या आएगा? 0। मैं अगर बोलूं कि n बराबर 3 है, n बराबर 3, यहां से एंगल देखोगे तो ये 360/3 मतलब ये 120 डिग्री होगा ना, 120। अब 120 पर 3 फोर्स बोल रहा हूं मैं, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के। ये F1 बराबर F2 बराबर F3, और इनके बीच में एंगल 120 है। देखो ये F, ये F, और ये भी F। मैं कह रहा हूं यहां भी आंसर 0 आएगा, ठीक है? यहां भी आंसर 0। देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, और ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, कई जगह काम आने वाली है तुम्हारी। ये देखो ये 120, मैं इसको बोल देता हूं ये 1 है, इसको बोल देता हूं 2 है, इसको बोल देता हूं 3 है। 2 और 3 का रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर आएगा ना साहब, ये 2 और 3 का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो मैंने बताया कितना होगा? 2f cos 120/2 होगा। आज ही बताया मैंने, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो तो एडिशन क्या आता है? 2f cos θ/2 आता है ना। यहां से देखो ये cos 60, तो आंसर क्या बन गया? f बन गया। अब आप देख सकते हो, एक f इधर है, एक f इधर है, और दोनों में एंगल कितना है? 180। ये 180 क्यों हो गया? समझ रहे हो ना? ये 120 था, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट उनसे बराबर बराबर एंगल पे आता है 60-60। तो देख सकते हो आंसर क्या आएगा? ये रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा, ठीक है? यही नहीं, मैं और बताता हूं आपको। मैं बोलता हूं कि साहब n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, तो एंगल कितना होगा? एंगल होगा 360/4 मतलब 90 हो गया, 90। अब 90 पर 4 बराबर बराबर फोर्स, 90 पर 4 बराबर बराबर फोर्स, मतलब देख सकते हो ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट 0 आएगा ना, 0। देखते ही पता लग रहा है साहब, मतलब बहुत आसान काम है। n इक्वल वेक्टर्स, उनके बीच में एंगल 2π/n, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 0। ये मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, फिजिक्स में काम आती है। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बोलते हैं कि पॉलीगन है, उसके वर्टेक्स पर बराबर बराबर चार्ज रख दिए, सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, है ना? तो वहां आंसर आता है 0। सेम प्रॉपर्टी काम आती है जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना अपन। ग्रेविटेशन में बोलेगा पॉलीगन है, उसके वर्टेक्स पर बराबर बराबर मास रख दिए, सेंटर वाले मास पे नेट फोर्स बताइए, तो वहां भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। वहां भी आंसर आपको 0 मिलेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लिया ये स्क्वायर के वर्टेक्स पर बराबर मास रख दिए, ये भी m, ये भी m, ये भी m, और ये भी m। ये बोलता है सेंटर वाले मास पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, सेंटर वाले मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। तो अब आप देख सकते हो, इसमें अगर ये F फोर्स लगाएगा तो ये भी F लगाएगा, ये भी F लगाएगा, और ये भी F लगाएगा, तो समझ सकते हो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यही स्टेटमेंट मैं ट्राइंगल के केस में बोलूंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वर्टेक्स पर बराबर बराबर मास रखे हुए हैं, ये भी m, ये भी m, ये भी m, तो सेंटर वाले मास पर ये भी बराबर फोर्स लगाएगा, ये भी बराबर लगाएगा, ये भी बराबर आएगा,
तो यहां भी रिजल्टेंट क्या आएगा 0। यही नहीं, ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, समझ रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये मैं मास के नाम पे एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रोस्टेट में बनता है, और कई जगह स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी काम आएगी। n इक्वल वेक्टर्स, उनके बीच में एंगल है 2π/n, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है 0। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि साहब n बराबर 1 हो तो आंसर क्या आएगा। मुझे बताओ, अगर n बराबर 1 है तो एक ही वेक्टर हुआ ना यार। अब एक ही वेक्टर है तो वही आंसर है, एक ही वेक्टर है तो वही आंसर है, जीरो जीरो क्यों आएगा? एक ही वेक्टर है तो वही आंसर होगा, जीरो क्यों आएगा? ठीक है, चलो अब इसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी में और क्लियर कर दूं आपको, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बता दूं मैं, है ना। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, स्क्रीन पे देखो, ये बोला रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन नेवर बी जीरो। सुनना भैया, ढंग से सुनना, प्रॉपर्टी ढंग से सुनना। अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, अनइक्वल, तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं आ सकता है। मैं क्लियर कर दूं आपको, दो वेक्टर है ए और बी, ये ए प्लस बी, और यहां पर आंसर निकालोगे इसका तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी। और ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, तो मुझे बताओ ये कभी जीरो आ सकता है क्या? ये कभी जीरो नहीं आएगा, ये कभी जीरो नहीं आएगा। तो भैया दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, उनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आ सकता। दूसरा ये बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स फॉर जीरो रिजल्टेंट। अगर आपको जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो बोल रहा है कि कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए, कम से कम कितने। तो अभी ट्राइंगल लॉ बनाया था तुमने, ट्राइंगल लॉ में क्या बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सम जीरो आया था ना, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये कोप्लेनर है तो भी आंसर जीरो आएगा, मतलब मिनिमम की बात कर रहा है ना, तो कोप्लेनर में आंसर आएगा 3। अगर कोप्लेनर है तो आंसर 3 आएगा। मैंने अभी ट्राइंगल बना के दिखाया तुम्हें, देखो ए वेक्टर है ना, मैं बोलता हूं बी वेक्टर, मैं बोलता हूं साहब सी वेक्टर, तो आंसर क्या बोलोगे, आंसर जीरो बोल दोगे साहब, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ट्राइंगल कोप्लेन में बनेगा ना साहब, एक ही प्लेन में बनेगा। ठीक है, रुको, अगर बोलता है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर नहीं है और मैग्नीट्यूड उनके अनइक्वल है, अनइक्वल, तो कम से कम 4 चाहिए, कम से कम 4, है ना। मैं एग्जांपल देके बता सकता हूं आपको, वैसे तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, आपको याद कर लेना है ना। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि साहब मैग्नीट्यूड अलग अलग है, जैसे मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, मैं बोलूं साहब बी वेक्टर है 4j कैप प्लस 5k कैप, देखो अलग अलग बोल रहा हूं साहब, ये अलग अलग बोल रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग। अब एक सी वेक्टर और बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं साहब ये xy प्लेन में था, ये yz में है, मैं बोल देता हूं zx प्लेन में है, मैं zx प्लेन में बोलता हूं साहब 3 यहां पर k कैप, 3k कैप प्लस यहां पर दे दिया मैंने 4j कैप, 4i कैप, ये लो 3 वेक्टर दे दिए। आप सम करके देखो, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, ये सम करके देखो, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा। तो रिजल्टेंट जीरो करने के लिए एक चौथा वेक्टर और चाहिए होगा, एक चौथा वेक्टर और चाहिए होगा, डी वेक्टर, है ना। तो कम से कम कितने चाहिए, कम से कम 4 चाहिए, कम से कम 4 वेक्टर आपको चाहिए, इनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आएगा, तो चौथा एक और चाहिए होगा। तो काम की बात सुन लो भैया, सेम प्लेन में है तो कम से कम कितने चाहिए, 3। अगर सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है, तो कम से कम कितने चाहिए, 4। नॉन कोप्लेनर चाहिए 4। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं साहब, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमने जो भी आज किया ना, ये सब मैंने वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन इनके क्वेश्चन कराए, है ना। ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, इनसे मैंने क्वेश्चन करके आपको बताया, ठीक है। अब इनका जो होमवर्क है ना, होमवर्क मैं स्लाइड आज फिर शेयर कर दूंगा। पिछली बार भी मैंने इस स्लाइड के साथ में शेयर किया था, वेक्टर का होमवर्क मैंने शेयर किया था टॉपिक वाइज लिखे हुए, तो उसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन तक के क्वेश्चन कर लेना। अब बचता क्या है, इसमें बचता है साहब एक तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, है ना, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, और साथ में क्या बचता है, ये प्रोजेक्शन लेना, कंपोनेंट लेना, है ना। वेक्टर का एक वेक्टर के दो एलोंग कंपोनेंट लेना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो ये कुछ बातें वेक्टर में बची हुई है जो नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ठीक है, और वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे। होमवर्क में शेयर कर दूंगा आपको, ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना। चलो मिलते हैं।